द केरला स्टोरी फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब अधिकारियों से घिरी फातिमा पूछती है कि वह भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में कब शामिल हुई। जनता को ये जानने की जरूरत है कि वह कैसे और क्यों शामिल हुई। हालांकि उन्नीकृष्णन सहित मौजूद अधिकारी फातिमा से संतुष्ट नहीं थे और शालिनी की बातें नहीं सुन रहे थे। शालिनी फिर उन्हें केरल में अपनी पृष्ठभूमि और परिवार के बारे में बताती है। वह अपनी माँ और दादी के साथ रहती है क्योंकि उसके पिता अब जीवित नहीं हैं। शालिनी अपने छोटे परिवार के साथ बहुत खुश है। हाल ही में शालिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब नर्सिंग में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है। जब उसका परिवार सहमत होता है तो वह केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में भर्ती हो जाती है। वहाँ वह अपने रूममेट्स गीतांजलि, नेहा और आशीर्वाद से मिलती है। सनी और गीता हिंदू हैं, वहीं शालिनी की बहन कैथोलिक और आसिफा मुस्लिम हैं। समय बीतने के साथ शालिनी अपने रूममेट्स के करीब हो जाती है। आसिफा एक मुस्लिम लड़की है जो दूसरों को ब्रेन वॉश करके इस्लाम में बदलना चाहती है। जब ये सारी लड़कियां इकट्ठा होती हैं तो हम देखते हैं कि अचानक एक आदमी अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी कुछ तस्वीरें लेता है और उन्हें कुछ अजीब लोगों को दिखाता है जो लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें देश से बाहर भेजते हैं। वे हाफसिवा नामक एक बड़े गिरोह के हैं और सभी को खाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जैसे ही वे खाना शुरू करने वाले थे, आसिफा और नमारे उनसे बात करना शुरू कर देते हैं और आसिफा उन्हें बताती है कि जब वे खाना शुरू करते हैं तो वे पहले अल्लाह से प्यार करते हैं। आसिफा केवल उनके साथ अल्लाह के बारे में बात करती है और उन्हें किसी अन्य देवताओं पर विश्वास नहीं करने के लिए कहती है। आसिफा उन्हें यहाँ तक बताती है कि हिंदू धर्म के देवता ठीक से विरोध नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई भगवान खुद विरोध नहीं कर सकता है तो वह अपने बच्चों के लिए विरोध कैसे कर सकता है। इसलिए आपको अल्लाह पर भी विश्वास करना चाहिए। इसलिए ये तीनों लड़कियां अपने छात्रावास से बहुत दूर थीं, लेकिन आसिफा का घर उसके छात्रावास के बहुत करीब था। इसलिए आसिफा उनसे कहती है कि उन्हें अपने घर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें आसिफा के घर जाना चाहिए क्योंकि उसका घर भी तीनों को अपने परिवार की याद दिलाएगा। आसिफा के लिए अपने रूममेट्स को उनके परिवारों और धर्म से दूर ले जाना और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना एक गुप्त एजेंडा है। इसलिए आसिफा रमेश और अब्दुल नाम के अपने दो नकली भाइयों की मदद लेती है। आसिफा यहाँ उन दोनों से मिलती है, उन्हें एक दूसरे से मिलवाती है और उनसे दोस्ती करने के बाद उन्हें घर ले जाती है जहाँ वे उसके परिवार से भी मिलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वह उन्हें ऐसी राय भी खिलाती है कि लड़कियां कट्टरपंथी हो जाती हैं, लेकिन वह इस तथ्य से पूरी तरह अनजान थी। इस कहानी के साथ एक और कहानी है जो कई साल बाद हुई, जहां हम शालिनी को देखते हैं जिसका नाम फातिमा है और उसका पति रमेश नहीं है बल्कि इसी नाम का एक व्यक्ति है। ये लोग अफगानिस्तान में हैं और सीरिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बाद में पता लगाएंगे कि शालिनी के साथ यह सब कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही फातिमा अपने पति के साथ अफगानिस्तान में प्रवेश करती है, वह यहाँ कई कटे फटे सिर और शरीर देखती है जिससे वह बीमार महसूस करती है। हमें ये भी पता चलता है कि फातिमा गर्भवती है और उसका पति इसहाक अफगानिस्तान में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। वे बात करते हैं कि कैसे माहौल इतना खराब है कि यहाँ लड़कियों को लिपस्टिक लगाने तक की बुरी तरह पीटा जाता है। अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सबके सामने मार दिया जाता है। तो ये ज्ञात हो गया कि फातिमा के पेट में जो बच्चा है वह इसहाक का नहीं बल्कि किसी और का है। ये जानने के बावजूद इसहाक खुद को उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। फातिमा प्रेग्नेंट होने के दौरान अपने कुछ अफसरों को इस बारे में बताती है। फिर कहानी वापस आती है और आसिफा उन लड़कियों को उनके क्षेत्र के कपड़े और संस्कृति सिखाना शुरू करती है। आसिफा उन पर चिल्लाती भी है क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और वो तीनों लड़कियां अभी तक अपना धर्म नहीं अपनाए हैं। तीनों लड़कियां जब एक मॉल में गईं तो आसिफा ने कुछ लड़कों को उनके साथ बदतमीजी करने के लिए भेजा। लड़के लड़कियों के साथ बदसलूकी करने लगे और उनके बीच मारपीट होने लगी। सारे लड़के लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगे और मॉल में सब खड़े होकर चुपचाप देखते रहे। घटना के बाद तीनों लड़कियां रोती हुई घर चली गईं तो उन्हें समझ आ गया कि हिजाब नहीं पहनने के कारण ऐसा हुआ है। आसिफा ने उन्हें सुरक्षा के लिए हिजाब पहनना शुरू करने के लिए कहा और उसने अपने शब्दों से उनका ब्रेन वॉश कर दिया। अब लड़कियां इस्लाम को मानने लगी थीं और दूसरी तरफ गीतांजलि और अब्दुल का प्यार गहरा होता जा रहा था। इन लड़कियों ने पहले कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उन्होंने लड़कों की हर बात सुनी और उनके साथ रातें बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद सारणी और गीतांजलि घर वापस चली गईं।
जब वे पहली बार घर पहुंचे और उनकी मां ने उन्हें देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। जब उनके परिवार ने ये देखा तो वे भी हैरान रह गए और उनसे यह उम्मीद नहीं की कि वे हिंदू धर्म का पालन करने के बजाय इस्लाम में परिवर्तित हो जाएंगे। जब शालिनी और गीतांजलि घर लौटी तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई क्योंकि शालिनी गर्भवती हो गई थी, लेकिन रमेश उनके अलग रिश्ते के कारण बच्चे को स्वीकार करने से हिचक रहा था। फिर शालिनी ने आसिफ से कहा कि अगर उसने अपना धर्म बदल लिया तो वह उससे शादी कर ले और उसके बच्चे को स्वीकार कर ले। वह सहमत हो गया और गीतांजलि भी एक नए धर्म में परिवर्तित हो गई। हालांकि उनके धर्म बदलने के बाद उनके जीवन में समस्याएं आने लगीं। गीतांजलि के बॉयफ्रेंड अब्दुल ने भी गीतांजलि की कुछ नई तस्वीरें मांगी। गीतांजलि अब्दुल से प्यार करती है, इसलिए उसे तस्वीरें देनी होंगी। लेकिन शालिनी के साथ एक बड़ी समस्या थी क्योंकि रमेश जा चुका था और उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए वह अजब के पास गई और आसिफा उसे मौलाना के पास ले गई, जिसने उसे बताया कि रमेश अपनी मां के साथ दूसरे देश चला गया है और वहीं रहेगा। वह वापस नहीं आएगा और वह वापस नहीं आ सकता क्योंकि वह गर्भवती थी और बच्चे को घर लाना मना होगा। मौलाना ने उसे बताया कि उसने शादी से पहले गर्भवती होकर बहुत बड़ा पाप किया है। इधर मौलाना ने शालिनी को इसहाक नाम के एक शख्स से मिलवाया जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा और उससे शादी करेगा और उसके बच्चे को स्वीकार करेगा। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, इसलिए उसे एक बार सीरिया जाकर अल्लाह के दरबार में अपना सिर झुकाना चाहिए। लेकिन अब शालिनी का ब्रेन वॉश पूरा हो चुका था और वह सिर्फ सिर हिला रही थी, जबकि साड़ी का बटन ही उसका एकमात्र सहारा था। वह फिर यहाँ इसहाक से शादी करती है। कुछ शुरुआती डर के बाद पता चला कि सलोनी की मां को मामले का पता चल गया था, इसलिए वह दौड़ती हुई यहाँ आ गई। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थी और मौलाना के साथ यहाँ के लोगों ने उसकी मां को उससे मिलने नहीं दिया। वे सलोनी को अपने साथ ले जाते। सलोनी को बताया गया कि वे हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं, जबकि वे सीरिया जा रहे हैं। सलोनी को बताया गया कि इन लोगों के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाना बहुत आसान था। उसका नाम बदलकर फातिमा कर दिया गया और वह एक सारी प्रक्रिया से गुजरी। वे पहले कोलंबो गए या दूसरी तरफ गीतांजलि के पास, जहां अब्दुल ने गीतांजलि को अपने साथ सीरिया आने के लिए बुलाया। गीतांजलि ने मना कर दिया और कहा कि वह भारत नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अब्दुल ने उसे यह कहकर ब्लैकमेल किया कि उसके पास उसकी नग्न तस्वीरें हैं और अगर वह उसके साथ नहीं आई तो वह उन्हें साझा कर देगा। गीतांजलि को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि किसी ने उन्हें बरगलाया है। इसलिए गीतांजलि अब अब्दुल से सहमत है कि वह उसके साथ कहीं नहीं जाएगी और वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद गीतांजलि सब कुछ छोड़कर अपने घर चली गई। उसके परिवार ने भी उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब मौलाना और अब्दुल के लोगों को गीतांजलि की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह उनसे सहमत नहीं थी। इसलिए अब्दुल ने साड़ी में गीतांजलि की तस्वीरों को इंटरनेट पर प्रसारित करना शुरू कर दिया और अब गीतांजलि के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेमा सलोनी फ़ोन करती है और सब कुछ बताती है कि वे एक साथ कैसे फंस गए। ये सब एक योजना थी और आसिफा इसका हिस्सा था। उन्होंने एक गेम खेला, लेकिन सलोनी और नेमा फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। नेमा सलोनी को ये भी बताती है कि आसिफा ने आत्महत्या कर ली है और वह उसे इसके बारे में बताती है। नेमा ने आगे खुलासा किया कि आसिफा ने उसे एक लड़की से मिलवाया, जिसने रात के खाने के दौरान उसे शराब पिलाई और फिर उसे अपने घर ले गया, जहां कई लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। ये सब सुनने के बाद सलोनी घबरा गई, लेकिन उसे अभी भी नेमा पर कुछ भरोसा था। हालांकि पर्यावरण बेहद अप्रिय था और महिलाओं को ब्राह्मी के साथ मार दिया गया था। आखिरकार सलोनी एक बच्चे को जन्म देती है और पहले अपनी मां को बताना चाहती है, इसलिए वह किसी तरह अपनी मां को संदेश देने का प्रबंधन करती है, क्योंकि अगर उन्हें कोई कॉल आती है तो वे पकड़े जाएंगे। यहाँ एक महिला मदद करती है और वह अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी मां को एक संदेश भेजती है। लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं, अचानक कुछ लोग यहाँ आते हैं और उन्होंने महिला को पीटा। फिर किसी तरह शालिनी अपने घर वापस जाने का प्रबंधन करती है और थोड़ी देर बाद कुछ लोग फिर से यहाँ आते हैं और शालिनी को बताते हैं कि उसकी भाभी का निधन हो गया है और फिर वे उसे और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ कई अन्य लोग मौजूद थे जहाँ उसकी भाभी रुक गई थी और उन्होंने शालिनी के बच्चे को भी अलग कर दिया। जिस महिला के साथ शालिनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया और जब वह एक स्थान पर पहुंची तो ये स्पष्ट हो गया कि वह जीवित है और उसने भी उसकी मदद की थी। यहाँ
शालिनी अपने अधिकारियों को बता रही थी कि जिस समूह में वे थे, उनके साथ हर दिन एक लड़की द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था और पूरी रात उसका यौन उत्पीड़न किया जाता था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नीमा पुलिस तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था उसे लेकर पुलिस उसका सहयोग नहीं कर रही थी। यहाँ नीमा बताती है कि केरल में हर साल हजारों लड़कियां एक अलग धर्म में परिवर्तित हो जाती हैं और उनमें से कई गायब हो जाती हैं। क्या आप उनके बारे में भी नहीं जानते हैं? लेकिन पुलिस यहाँ प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है क्योंकि नीमा के पास कोई कानूनी सबूत नहीं था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इन साड़ी पहने लड़कियों को अफगानिस्तान में अन्य तस्करी शिविरों में ले जाया जा रहा है। शालिनी ने इसे बहुत अच्छी तरह से मैप किया था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह यहाँ से बच सकती है तो यह यहाँ से ही होगी, और अगर वह यहाँ से भी नहीं बच सकती थी तो बचना असंभव होगा। इसलिए अवसर लेते हुए वह 2 और लड़कियों के साथ यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उन 2 लड़कियों को मार दिया जाता है। हालांकि लड़का यहाँ से सुरक्षित भागने का प्रबंधन करता है, लेकिन अंत में वह अफगानिस्तान में कुछ सैनिकों के हाथों में पड़ जाता है और तब से शालिनी अधिकारियों को ही कहानी बता रही है। फिल्म यही खत्म होती है।